इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो ये डिस्कस किए थे कि एक सीक्वेंस दिया जाएगा, उसका रेंज सेट कैलकुलेट करो। रेंज सेट बाउंडेड या अनबाउंडेड हो सकता है। रेंज सेट के पास फाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं या इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं। अगर ये एक सेट है तो इसके पास क्या हो सकता है, इसका एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकता है। तो पहले तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। उसके बाद अगर रेंज सेट फाइनाइट है तब तो सीक्वेंस के अंदर उसके हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट। अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है, सीक्वेंस के पास मतलब सीक्वेंस की जो रेंज सेट है अगर उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है तब हो सकता है वो लिमिट पॉइंट हो या लिमिट पॉइंट ना हो। ये डिपेंड करता है कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो फिर हम लोग चेक करते हैं सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है। अब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा, या तो वो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है, और रेंज एक सेट है तो इसके लिमिट पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट। या तो फिर जिस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलना है वो सीक्वेंस के अंदर कितने टाइम रिपीट होगा, और इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। तो ये रिलेटेड था हमारा लिमिट पॉइंट से। उसके बाद किसी बाउंडेड सीक्वेंस के पास अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तो हम लोग बोलते हैं कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है। तो ये जस्ट एक रिजल्ट देखे थे कि कन्वर्जेंट करके कुछ होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए एक टर्म था कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है प्लस लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्जेंट। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग ने और एक टर्म डिस्कस किया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है कि सीक्वेंस का हर एक नेक्स्ट टर्म उसके प्रीवियस टर्म से ग्रेटर या इक्वल होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट टर्म आता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर सीक्वेंस का हर एक नेक्स्ट टर्म अगर अपने प्रीवियस टर्म से स्मॉल आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और इसमें भी अगर वो ग्रेटर देन है तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली, अगर वो लेस देन है हर एक नेक्स्ट टर्म तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एक इसी में एक टर्म आता है इवेंचुअली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। इसमें क्या होता है कि हो सकता है कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, हो सकता है कि ये आपस में ऑसिलेट कर रहे हो, बट इसके बाद के टर्म मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद जो बाकी के टर्म्स है अगर वो भी इंक्रीजिंग हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं इवेंचुअली इंक्रीजिंग। और अगर सपोज कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे अगर मैं कोई मान लो एक सीक्वेंस ले रहा हूँ कि an इज इक्वल टू -1 2 0 1 2 3 -3 2, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का सीक्वेंस बना। तो ये देखो ये फाइनाइट टर्म तक क्या हो रहा है, ये ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन उसके बाद के जो टर्म्स है वो कैसे हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंचुअली इंक्रीजिंग। यही सपोज अगर इसको मैं कुछ अलग से लिख दे जैसे 6 3 2 1 -1 ये टाइप का, तो ये इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। अब यहां से भी अपने पास एक रिजल्ट आ गया था कि अगर कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर सिंपल में मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलो तो इसके पास कैन हैव एटमोस्ट, इसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, एटमोस्ट 1 लिमिट पॉइंट। और उसके बाद जब मैं उसी में बाउंडेड वाली कंडीशन ऐड कर देता हूं तो बाउंडेड के पास क्या होता है, मस्ट बी लिमिट पॉइंट। इसमें कह रहा है कि कैन हैव एटमोस्ट 1 लिमिट पॉइंट, कि कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक है, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो नहीं, जस्ट मोनोटोनिक है, तो उसके पास एटमोस्ट 1 लिमिट पॉइंट होंगे। और प्लस अगर उसमें बाउंडेड हो गया तो वो उसके पास गारंटी हो जाती है कि कम से कम एक लिमिट पॉइंट होंगे। और एटमोस्ट 1 लिमिट पॉइंट, एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इक्वल टू 1 लिमिट पॉइंट। तो किसी भी मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड के पास कितने लिमिट पॉइंट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होता है। और एक लिमिट पॉइंट प्लस बाउंडेड क्या क्लेम करता है कि वो सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो ये अपने पास एक सेकेंड रिजल्ट आ गया। और हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसका मतलब क्या है कि a1 इज लेस देन इक्वल टू a2, a2 इज लेस देन इक्वल टू a3, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सीक्वेंस का इन्फीमम है।
अगर ऐसे डिक्रीजिंग सीक्वेंस लूँ तो A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3, और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सीक्वेंस का सुप्रीमम है। यानी कि जब भी मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा तो हमको रेडीमेड एक इन्फीमम और एक सुप्रीमम मिल जाता है। मतलब अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड बिलो है और उसका फर्स्ट टर्म इन्फीमम होगा। अगर सीक्वेंस मेरा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो जो उसका फर्स्ट टर्म है उसी को क्या बोलेंगे, सुप्रीमम है, और सीक्वेंस कैसा हो जाता है, बाउंडेड अबोव। तो जस्ट क्या चेक करना होता है, अगर मेरा सीक्वेंस बाउंडेड अबोव हो जाए, किस केस में, इंक्रीजिंग के केस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है। ऐसे ही अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो जाए तब भी हम लोग क्या बोलेंगे कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस का जो सुप्रीमम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि उस सीक्वेंस का वो लिमिट पॉइंट होगा। ऐसे ही कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस लो तो उसका जो इन्फीमम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। तो यहाँ तक अपना लास्ट लेक्चर में हो गया था। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये रिवीजन है, ये टोटल यहाँ तक हम लोग ने ये सब टर्म डिस्कस किए, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखे थे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट है? रेंज सेट में, बाउंडेड सीक्वेंस में, लिमिट पॉइंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी में? यहाँ तक कुछ डाउट है? एक बार यस या नो जो भी है। हेलो हेलो। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं सब सीक्वेंस का। और एक टर्म पढ़े थे, लिमिट इन्फीमम और लिमिट सुप्रीमम भी पढ़े थे, ठीक है। तो लिमिट, जिसको लिमिट इंफेरियर या लिमिट सुपेरियर बोलते हैं, और उसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो सब सीक्वेंस। अब सब सीक्वेंस क्या होता है? पहले मैं एक नेचुरल नंबर ले लेता हूँ। नेचुरल नंबर क्या है अपने पास? 1 2 3 4। सपोज ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसका एक सबसेट ले लेता हूँ। जैसे इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, या फिर मैं ऑड ले ले रहा हूँ 1 3 5 7 9, या फिर मैं 2n फॉर्म का ले ले रहा हूँ। तो इसमें कैसे नंबर आएंगे? 2 4 8 16 32 64, ये टाइप के। अगर मैं 3n ले लूँ तो इसमें 3 9 27 81, ये टाइप के आएंगे। या फिर मैं 3 इंटू 2n ले लूँ, तब इसमें कैसे आएंगे? 6 12 24 48 96, ये टाइप के। या फिर मैं 3n 5n ले लूँ, तब इसमें कैसे आएंगे? 15 225, तो ये टाइप के नंबर आएंगे, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर का मैं सबसेट ले रहा हूँ, और ये सारे सीक्वेंस कैसे हैं, किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कहने का मतलब अगर ये एक सीक्वेंस है तो नेचुरल नंबर का मैं वो सीक्वेंस लूंगा जो किस ऑर्डर में हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अपने को जब सब सीक्वेंस लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस लेंगे। तो जो सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब मुझे क्या करना है, उस सीक्वेंस में से वो टर्म उठाने हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। सीक्वेंस के नंबर नहीं, सीक्वेंस के टर्म किस ऑर्डर में होनी चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे पूरे सीक्वेंस में से मैं वो टर्म उठाऊंगा जो इवन नंबर हो, मतलब A2 A4 A6, क्योंकि जो यहाँ पे an होता है, n को हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे A2 A4 A6,
जब मैं ये ले रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस का पहला टर्म उठा रहा हूँ A3 A5 A7, तो जो भी टर्म उठा रहा हूँ ना वो टर्म किस ऑर्डर में होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, A2 A4 A8 A16 ये टाइप के। तो जो सब सीक्वेंस होता है ओरिजिनल सीक्वेंस में, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसके टर्म्स में से वो टर्म्स उठाओ जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सब सीक्वेंस। ये क्लियर है सबको? ये समझ में आ रहा है सबको? हेलो, ये क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो पहले। तो अगर अब मैं इसको डिफाइन करूं तो सब सीक्वेंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मान लो मैंने एक ओरिजिनल सीक्वेंस ले लिया, लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब मैं एक नया सीक्वेंस बना रहा हूं a n के, ठीक है, एक n के, या फिर पहले इसका टर्म उठा लेते हैं, ठीक है, एक टर्म उठा ले रहा हूं मैं n के, और ये n के क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा नेचुरल नंबर का, ठीक है। और n के क्या है, बी अ सीक्वेंस ऑफ, वो भी नेचुरल नंबर कैसे लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, तो n के बी अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे ले सकता हूं मैं। तो फिर अब हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एक सब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, देन ए एन के बी अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। पहले नेचुरल नंबर में से मुझे क्या करना है, वो टर्म उठाने हैं जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसके बाद मैं डिफाइन कर दूंगा ए एन के। जैसे फॉर एग्जांपल ए एन, अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है 1/n, मैं क्या करूंगा, n का कोई भी सबसेट ले लूंगा, जैसे मैं ले रहा हूँ n का सबसेट 2n, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2n। तो ये जो है ये इसी का टर्म होगा, इसी का सबसेट है, क्योंकि an में से उठा रहे हैं, तो ये किसका, इसका सब सीक्वेंस हो जाएगा। तो इसमें टर्म कैसे आएंगे, 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32, इसमें जितने भी टर्म है वो 1/an के ही है, और इसमें वो एलिमेंट उठा रहा हूँ जो कैसे ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, उसके टर्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके नंबर हो सकता है कि वो आगे पीछे हो, लेकिन जो टर्म ले रहे हैं हम लोग वो कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है सबको? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ an इज इक्वल टू -1 2 3 0 -1 4 6 3, मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ V1। ये सब सीक्वेंस है, क्या मैं इसको B1 को an का सब सीक्वेंस बोल सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि इसको ऑर्डर चेक कर लेते हैं। पहला एलिमेंट क्या उठा रहा हूं मैं, A1, तो ये एक 1 आ गया। फिर क्या उठा रहा हूं, A2, फिर क्या ले रहा हूं मैं 3, मतलब ये आ गया A3, मतलब 3। फिर 4, 4 कहाँ पे आ गया, A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो ये 6 आ गया। फिर उसके बाद 0 ले रहा हूं, और 0 कौन से नंबर पे है, A4 पे। क्या ये जो इसका जो सफिक्स आ रहा है या फिर जिसके टर्म्स आ रहे हैं, क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 2 3 6 4, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, इसका मतलब ये इसका सब सीक्वेंस नहीं हो सकता। मतलब जो भी टर्म्स लेने हैं मुझे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो अगर मैं ऐसा सब सीक्वेंस उठा रहा हूँ, इसके वो टर्म उठा रहा हूँ जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ये नंबर भले आगे पीछे हो
जैसे 4 0, इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो इसके टर्म्स आ रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं। क्लियर है सबको? तो सीक्वेंस का ओरिजिनल सीक्वेंस में से वही टर्म्स उठाओ जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। कहने का मतलब ये है कि जब टर्म्स ले रहे हो ना, जैसे फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो उसके पीछे नहीं आना है। जब भी टर्म लोगे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेना है। इसके पास कितने सब सीक्वेंस है? इसके मैं कितने सब सीक्वेंस उठा सकता हूँ? पहले इसके टर्म्स कैसे हैं? एक, -1 1। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? ऐसे इसमें सब आ जाएंगे ना। अगर मैं इसका सीक्वेंस बनाऊं तो इसमें 1, ये ले लिया, 2n, कौन सा टर्म आएंगे इसमें? बताओ इसके एलिमेंट बताओ। A2n 1 1 1 1 1 ऐसे टर्म्स आएंगे। फिर इसमें a⁻2n में 1 पावर में 1 2 4, फिर भी ये इवन ही होगा, 2n है, मतलब 2 4 8, सब ये इवन का ही सबसेट है, तो ये भी 1 1 आएगा। इसमें पहला टर्म क्या आएगा इसका? -1, 9 भी -1, 27 भी -1, ये सब -1 आएंगे। ऐसे 5:1, 5 25 125 सब और टर्म आ रहे हैं, -1 -1। 6:n में सारे इवन आएंगे। 3:, हो गया ना। इसमें भी सारे इवन आ जाएंगे। तो सीक्वेंस तो हम लोग अनकाउंटेबल डिफाइन कर सकते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं ना। सब सीक्वेंस एक्चुअल में ले के आ रहे हैं हम लोग, सबसेट ले रहे हैं ना, किसी सीक्वेंस का सबसेट ले रहे हैं। सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब ऐसे सीक्वेंस मतलब नेचुरल नंबर, ये इसके पास पूरा नेचुरल नंबर है, इसके कितने सबसेट उठा सकता हूँ? नेचुरल नंबर के कितने सबसेट होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे नेचुरल नंबर के? हेलो, समझ में आ रहा है डिफरेंस हो रहा है? इसके पास सिर्फ दो ही सब सीक्वेंस है ऐसा नहीं है, इसके पास अनकाउंटेबल सब सीक्वेंस। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक सब सीक्वेंस देखो, मैं कैसे बना सकता हूँ, ये 1 1, ये इस टाइप के सीक्वेंस है। मैं -1 -1 ऐसे ही बना सकता हूँ। सिर्फ यही सब सीक्वेंस नहीं होंगे, हो सकता है कुछ सीक्वेंस ऐसे भी हो, 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1, ये भी एक सब सीक्वेंस होगा। बना सकता हूँ ना मैं ऐसे, दो इवन के, दो ऑड के, दो इवन के, दो ऑड के, मैं ऐसे भी सब सीक्वेंस बना सकता हूँ। क्योंकि ये तो 1 तो पूरे सीक्वेंस में फैला है ना, तो मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। क्योंकि 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ पे, फिर बीच में -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद ये दो सिलेक्ट करूंगा, फिर -1। तो ऐसे कितने सब सीक्वेंस बना सकता हूँ? टोटल अनकाउंटेबल बना सकता हूँ। क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो दो सब सीक्वेंस नहीं होता, किसी भी सीक्वेंस के टोटल हम लोग अनकाउंटेबल सब सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सबको?
इंक्रीजिंग वाली, और ध्यान से ये मेरे पास ये सीक्वेंस है ना, ये है, तो ये सीक्वेंस कैसा होगा? -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1। थोड़ा ध्यान दो, मैं एक सब सीक्वेंस ले रहा हूँ इस तरीके से, मान लो एक B1 ले रहा हूँ, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैंने काम किया ये -1 उठा लिया, इसको छोड़ देता हूँ, फिर -1 ले लेता हूँ, इसको भी छोड़ दे रहा हूँ, फिर -1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इसको भी छोड़ देता हूँ, और इसको भी छोड़ देता हूँ, 1 ले लेता हूँ, और फिर इसको भी छोड़ के -1 ले लेता हूँ, फिर 1 आ रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं, माइनस उसको भी छोड़ देते हैं, फिर 1 ले लेता हूँ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर को तो मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है? मैं टर्म्स में से मैं टर्म्स को इंक्रीज ही कर रहा हूँ, ये एलिमेंट आगे पीछे से होने से मतलब नहीं होता, मैं टर्म कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मैटर करता है। मैं टर्म तो पीछे नहीं आ रहा हूँ, मैं ऐसे थोड़ी ना कि मैं यहाँ के -1 उठा रहा हूँ, मैं इसमें ये -1 यहाँ का नहीं उठा रहा हूँ, मैं उसके नेक्स्ट टर्म का -1 उठा रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे -1 है ना। हाँ, प्रॉब्लम कब होता है? जब आगे एक भी -1 नहीं है और मैं पीछे के -1 को लूंगा, तो मैं ये पीछे वाले -1 नहीं ले रहा हूँ, मैं जो नेक्स्ट टर्म में -1 है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट में 1 रहेंगे वो सिलेक्ट करूंगा। क्लियर है सबको? तो ऐसे अनकाउंटेबल डिफाइन कर सकते हैं, बट याद रखना जो टर्म का ऑर्डर है ना, वो टर्म का ऑर्डर इंक्रीजिंग में होना चाहिए, वैल्यू आगे पीछे हो सकते हैं। अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में क्या होता है, देखो, जैसे मान लो सीक्वेंस में बहुत सारी टर्म्स है, जैसे मैं नेचुरल नंबर ही ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। पूरे नेचुरल नंबर को मुझे पार्टीशन करना है सिर्फ 2 पार्ट में, ठीक है। अगर मैं इस पूरे नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो क्या करेगा, ये नेचुरल नंबर को पूरा कवर करेगा और उस 2 पार्ट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका पार्टीशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? रूल क्या है इसके पार्टीशन के लिए? अच्छा, एक बात बताओ, इसके पार्टीशन के लिए रूल क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? हम्म, अगर पार्टीशन करना है तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो रिलेशन क्या होगा? मैं रिलेशन पूछ रहा हूँ। याद रखना, जब भी पार्टीशन है तो पार्टीशन कैसे आता है? इक्विवेलेंस क्लासेस से, पता है ना। और जब भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं तो इसका मतलब इसके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन पूछ रहा हूँ, इसके 2 एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन डिफाइन करेंगे? तो सिंपल रिलेशन क्या डिफाइन करेंगे कि A रिलेटेड टू B, A प्लस B इज अ इवन। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? पहले चेक करो। याद रखना, जब भी पार्टीशन माइंड में आता है ना, इसका मतलब क्या होगा कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर ढूंढो क्या उस इक्विवेलेंस रिलेशन से हम लोग इवन ऑड को आपस में पार्टीशन कर सकते हैं। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव के लिए A प्लस ए इज इक्वल टू 2A, A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये इवन आ रहा है, इसका मतलब A रिलेटेड टू A। सेकेंड, A प्लस B इवन है,
इसका मतलब a रिलेटेड टू b है, इसका मतलब a प्लस बी इवन होगा। a प्लस बी इवन है तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स सम k होगा। तो अगर a प्लस बी 2 टाइम्स सम k है तो मैं इसको b प्लस ए भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, b रिलेटेड टू a। क्लियर है सबको? ऐसे मैं ट्रांजिटिव चेक कर सकता हूँ, a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c। तो a प्लस बी इवन मतलब 2 टाइम्स k1, b रिलेटेड टू c। तो b प्लस सी इज इक्वल टू, मुझे a और c को लिखना है ना, तो मैं किसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, a b के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2k2। अरे रुको, दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, a प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस सी 2b इज इक्वल टू 2 टाइम्स k1 प्लस k2। नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा है। ये कैसे होगा प्रूफ? a प्लस सी को अपने को इवन बताना है ना। टू ए प्लस 2k1, तो फिर मैं b को हटाना है, इससे होगा क्या? ठीक है, फिर ये कंडीशन लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं, k1 प्लस k2 इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो वो हो जाता है वैसे। हाँ, मतलब उसको सॉल्व करेंगे, ये कंडीशन लगा देते हैं हम लोग, मतलब ये इवन आएगा। ठीक है, तो a प्लस सी भी क्या आ रहा है, ये इवन आ रहा है। तो इसका मतलब वैसे भी चेक कर सकते हैं, अपने को जनरली पता ही है कि 2 प्लस 4 करो तब भी इवन आता है, 1 प्लस 3 करो तब भी इवन होगा। अगर 1 3 इवन है और ये किसी के साथ इवन कब होगा, जब ये ऑड है तो ये भी ऑड ही आना चाहिए। तो जब इसको भी प्लस करूंगा तब भी क्या आता है, ये इवन ही आ जाता है। ये इवन, ये इवन, और जब दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे तब भी क्या आता है, ये इवन आता है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है ये। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसका अगर पार्टीशन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं क्लासेस निकालूं, सपोज मुझे 1 का क्लास निकालना है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें वो नेचुरल नंबर आएंगे सच दैट जो इसके साथ रिलेटेड होगा। अब इसके साथ रिलेटेड है, इसका मतलब 1 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वो आंसर इवन आ जाए। मैं 1 ऐड करूंगा तब भी इवन आ जाएगा, 3 ऐड करूंगा तब इवन आ जाएगा, 5 ऐड कर दूंगा तब इवन आ जाएगा, 7 ऐड कर दूंगा तब इवन। तो ये एक क्लास में आ गया। ऐसे ही जब मैं 2 का करूंगा, 2 प्लस इवन तो होगा, मतलब जब 2 में क्या ऐड करेंगे कि इवन होगा। ऐसे ही सेम रिलेटेड x रिलेटेड टू 2। तो इसमें कौन से मेंबर आएगा, एक तो 2, एक तो 4, एक तो 6, एक तो 8, एक तो 10।
अगर 2 ऐड कर रहा हूँ तो 4 इवन, 4 ऐड करूंगा 6 इवन, ऐसे सारे नंबर को जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो इवन आएगा। तो ये 2 क्लास बन गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर, और इसको बोलते हैं सेट ऑफ इवन नंबर। तो ये पार्टीशन कर रहा है और दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं। क्लियर है सबको ये? तो मतलब इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग नेचुरल नंबर को पार्टीशन करते हैं 2 पार्ट में, एक ऑड नंबर में और एक इवन नंबर में। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में सबसे पहले क्या करो, नेचुरल नंबर का पार्टीशन करो। नेचुरल नंबर का पार्टीशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि जो सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं, टर्म्स भी नेचुरल नंबर होते हैं, उसको भी पार्टीशन कर रहे हैं। किसमें पार्टीशन कर रहे हैं, मतलब एक जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए और दोनों को मिला के पूरा का पूरा टर्म्स भी कवर होने चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के अंदर भी यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, दो ऐसे सब सीक्वेंस ढूंढते हैं, सब सीक्वेंस जो सीक्वेंस के हर टर्म को कवर करें। हर टर्म को कवर करने का मतलब क्या है कि जो सब सीक्वेंस के जो सफिक्स हैं उनका मैं अगर यूनियन लूंगा तो पूरा नेचुरल नंबर होगा और उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। क्लियर है सबको? तो हम लोग क्या ढूंढते हैं, एक पेयर ऑफ सब सीक्वेंस ढूंढते हैं, पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस ऑफ एन। मतलब अगर कोई सीक्वेंस दिया गया है तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, पेयर ऑफ सब सीक्वेंस, और उसको क्या बोलेंगे, सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सब सीक्वेंसेस। तो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस कब बोलेंगे कि सीक्वेंस का हर टर्म, या तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं एक bn और एक c1, अगर ये सीक्वेंस का हर टर्म कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है या तो यहाँ पे होंगे या तो यहाँ पे होंगे, दोनों में से एक जगह या तो यहाँ होगा, अगर यहाँ नहीं है तो cn के पास, क्योंकि ये दोनों मिलकर सीक्वेंस के हर टर्म को कवर कर रहे हैं। तो अगर किसी दो सब सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस बोलना है तो सीक्वेंस का हर टर्म या तो bn में होगा या तो cn में होगा। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इफ एवरी मेंबर ऑफ द सीक्वेंस, इफ एवरी मेंबर ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस an बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा वो, टू 1, और सिर्फ एक ही को बिलोंग करेगा, दो को बिलोंग नहीं कर सकता। अच्छा, दो को क्यों नहीं बिलोंग करेगा वो, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो वो या तो फर्स्ट सब सीक्वेंस में होगा या तो सेकंड सब सीक्वेंस में होगा। तो ऐसे दो सब सीक्वेंस को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, जब उन सब सीक्वेंस का जो सफिक्स होता है वो पूरे नेचुरल नंबर को पार्टीशन कर सकता है। या फिर ये कह सकते हैं ऐसे दो सब सीक्वेंस जो सीक्वेंस के हर टर्म को कवर करते हैं और दोनों सब सीक्वेंस में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको ये? कॉमन एलिमेंट मतलब ऐसा नहीं, एलिमेंट सेम हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ इसमें अगर इसमें 1 है तो दूसरे वाले में 1 तो हो सकता है, लेकिन जो हम लोग टर्म्स ले रहे हैं वो आपस में कैसे होने चाहिए, उनका जो सफिक्स है वो डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है सबको ये पॉइंट? अब इसका रोल ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस हैं, अपने पास क्या क्या रिजल्ट है देखो। एक तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बताने का एक फायदा तो ये है कि डायरेक्ट उसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करो। अगर वो यूनिक आ गया तो हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर ये भी नहीं हुआ तो हम लोग चेक करते हैं सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। बाउंडेड होना, सॉरी हाँ, पहले बाउंडेड तो चेक कर लो, क्योंकि बाउंडेड नहीं रहेगा तो लिमिट पॉइंट यूनिक आने के बाद भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता। ये अपने पास एग्जाम्पल था ना, याद रखना, यूनिक लिमिट पॉइंट डजंट इंप्लाई सीक्वेंस कन्वर्जेंट, बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट सीक्वेंस पॉइंट। ये एग्जाम्पल अपने माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इसके पास 0 2 0 4 ऐसे चलते जाता है। ठीक है, अगर सपोज लिमिट पॉइंट नहीं फाइंड आउट कर रहे तो हम लोग क्या चेक कर लेते हैं कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक तो ये इससे हम लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो ओरिजिनल सीक्वेंस है
वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता। जैसे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं था, 1 + 1/n⁻⁴ ये कन्वर्जेंट तो हो रहे थे, बट इसमें अच्छा ये था कि हम लोग लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर पा रहे थे। इसमें लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर दिया तब दिक्कत नहीं थी, बट इसमें डायरेक्ट कोई सीक्वेंस है इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, बट फिर भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। बट कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिसका न तो हम लोग लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर पाते हैं, वो सीक्वेंस बाउंडेड तो होता है बट सीक्वेंस ना तो इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है। क्लियर है सबको ये? तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसके सब सीक्वेंस को ढूंढते हैं कि कहीं उसका जो सब सीक्वेंस है कहीं वो तो बाउंडेड नहीं है। और अगर मुझे ऐसे पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस मिल जाए जो बाउंडेड है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल सीक्वेंस मेरा बाउंडेड होगा। जैसे an को बाउंडेड बताना है, मैं डायरेक्टली इसको बाउंडेड नहीं बता पा रहा हूं, तो मैं एक काम करूंगा, इसका सब सीक्वेंस ढूंढ लूंगा जो आपस में कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस हो। अगर ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, ये सीक्वेंस के आधे टर्म कवर कर रहा है और ये सीक्वेंस का आधा टर्म, मतलब हाफ ऑफ टर्म ये कवर कर रहा है, हाफ ऑफ टर्म ये कवर कर रहा है, और सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं सब इसमें आ रहे हैं। अब अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसके पास इसका इन्फीमम होगा, इसके पास इसका सुप्रीमम होगा। अगर ये बाउंडेड है तो इसके पास इसका